हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। हम रीट लेवल सेकंड के लिए एसएसटी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके मॉडल टेस्ट पेपर चल रहे थे। टेस्ट सीरीज मान लो तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम भी अभी पास ही आने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना की गई थी वो अकबर के द्वारा की गई थी। मुगल शासक थे अकबर, जिनके द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। अब दीन ए इलाही क्या है? ये विभिन्न धर्मों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसके? दीन ए इलाही के। अलग अलग धर्मों को एक साथ उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। ये धर्म मुख्य रूप से हिंदू और इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का मिश्रण था। तो दीन ए इलाही में कौन से धर्मों का मिश्रण था? हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के सिद्धांतों का मिश्रण था। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा ये स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्चतम शिखर अगर देखें तो गुरु शिखर ही अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्चतम शिखर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है जो जिसकी ऊंचाई अगर देखें 1722 मीटर है, लगभग 1722 मीटर। ये माउंट आबू में स्थित है गुरु शिखर। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? गुरु शिखर ही है, अरावली पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत? तो 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ये प्रक्रिया साधारण और विशेष दोनों प्रकार की हो सकती है, साधारण भी हो सकती है और विशेष दोनों तरीके की हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्तौड़गढ़ के जौहर का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो चित्तौड़गढ़ में जो जौहर हुआ था उसका नेतृत्व करने वाली जो थी वो पद्मिनी, रानी पद्मिनी के द्वारा चित्तौड़ के जौहर का नेतृत्व किया गया था। चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था। उस समय आक्रमण के समय रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। तो इसका नेतृत्व भी रानी पद्मिनी के द्वारा किया गया और रानी पद्मिनी के साथ में काफी सारी औरतों ने यहाँ जौहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। ये घटना राजस्थान के इतिहास में साहस और बलिदान का प्रतीक है बिल्कुल, कि रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने अपने आप को मतलब समर्पित नहीं किया, उन्होंने जौहर को अपनाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, इस कारण रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई थी? तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत है वो कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के तहत, 51 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। इसके समय नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना के समय। पहली पंचवर्षीय योजना कब? 51 से 56, 1951 से लेकर के 1956, ये भी आपको याद रखना है। देखिए ये पूछा जाता है क्वेश्चन। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत पहली पंचवर्षीय योजना से हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि कृषि और सिंचाई क्षेत्र को मजबूत करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य सांपों की चाल पर आधारित है? तो देखिए सांपों की चाल पर आधारित राजस्थान का एक ही लोक नृत्य है, कौन सा? कालबेलिया नृत्य, जिसमें नृत्यिका सांपों की चाल की तरह नृत्य करती है। तो कालबेलिया राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें गुलाबो सपेरा जी हैं, वो काफ़ी सारे अवार्ड उनको मिले हैं इस कालबेलिया नृत्य के लिए।
तो इंटरनेशनल लेवल तक भी इन्होंने कालबेलिया नृत्य का आयोजन किया है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान में कालबेलियाओं का समुदाय द्वारा किया जाता है। ये नृत्य सांपों की चाल और उनके हाव भाव को दर्शाता है। तो कालबेलिया जो लोग हैं वो सांपों के सांप पाले जाते हैं कालबेलिया जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल है वह है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर गंगा नदी का उद्गम स्थल है जो कि कौन से राज्य में है? तो उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। इसे भागीरथी नदी भी कहा जाता है और आगे चलकर इसका नाम गंगा पड़ता है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है कि गंगा नदी जब निकलती है वो किस नाम से निकलती है? वो गंगा के नाम से नहीं निकलती है, भागीरथी के नाम से निकलती है, फिर आगे चलकर उसका नाम गंगा होता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि गंगा नदी ऐसी नदी है जो कि गंगा के नाम से ना निकलकर भागीरथी के नाम से निकलती है, आगे चलकर वह गंगा नाम धारण करती है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए भारत में राष्ट्रपति की प्रक्रिया को जब हटाते हैं राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना होता है, तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा उनको हटाया जाता है? तो देखिए वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये आपको इंग्लिश में भी याद रखना, हिंदी में इम्पीचमेंट प्रोसेस महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भी पूछा जाता है, बिल्कुल अनुच्छेद आपको याद रखना है। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया होती है और ये एक जटिल और विस्तृत प्रक्रिया होती है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए राजस्थान में जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो पक्षी अभ्यारण्य है। बिल्कुल, केवलादेव अभ्यारण्य एक पक्षी उद्यान है, पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, जो कि किस जिले में है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उन्हें इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती है, इसीलिए इसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ प्रवासी पक्षियों की अनेक अलग अलग तरीके की प्रजातियां यहाँ पाई जाती है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था 1920 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अब देखिए आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1920 में क्या हुआ था, तो आप कि मैं भी देखूं आप वीडियो कितने ध्यान से देखते हैं। तो देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन वो हुआ था 8 अगस्त 1942 से को स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है किसने सत्याग्रह शब्द को पहली बार प्रयोग किया था? तो देखिए सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। महात्मा गांधी जी ने इसे अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में पहली बार, अभी ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग भारत में ना होकर कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में इस शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। काले और गोरे की भेदभाव नीति के समय जब गांधी जी ने आंदोलन किया था, उस समय सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि कहीं ऑप्शन में आए भारत में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीय कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए राजस्थान का जो क्षेत्र मरुस्थलीय कृषि के लिए प्रसिद्ध है ना, वो मारवाड़ क्षेत्र है, जो कि राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र मरुस्थलीय कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मरुस्थल के जैसलमेर, जोधपुर, ये सभी मारवाड़ के क्षेत्र हैं। तो जैसलमेर तो पूरा ही मरुस्थल के थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित है। मारवाड़ का क्षेत्र जैसलमेर का तो
सबसे ज़्यादा अगर थार मरुस्थल का विस्तार देखें तो जैसलमेर में ही है। मरुस्थलीय कृषि यहाँ पर की जाती है, जिसमें कि क्या-क्या बोया जाता है, ज्वार, बाजरा, मूँगफली जैसी फसलें यहाँ उगाई जाती हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं अभी आने वाला है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था और मनाया कब था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कर्मा देवी किस युद्ध से संबंधित है? तो देखिए, कर्मा देवी जो संबंधित है वो खानवा युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध नहीं, चित्तौड़ युद्ध से संबंधित है कर्मा देवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चित्तौड़ का युद्ध है उससे संबंधित है। कर्मा देवी ने चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और वह अपनी वीरता और बलिदान का प्रतीक मानी जाती है। कौन? कर्मा देवी। देखिए, ये आपको याद रखना है, चित्तौड़ की रक्षा के लिए कर्मा देवी ने अपना बलिदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, खाद्यान्न अधिक से अधिक उत्पादन बढ़े, किसानों को इससे फायदा हो। हरित क्रांति का उपयोग खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, इसमें उन्नत बीज और सिंचाई तकनीकी और उर्वरकों का प्रयोग किया जाए जिससे अधिक से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली नृत्य किस राज्य की लोक कला है? तो देखिए, कठपुतली नृत्य राजस्थान की ही लोक कला है। कठपुतली नृत्य राजस्थान में बहुत ही मतलब राजा महाराजाओं के समय से चला आया नृत्य है। ये नृत्य राजस्थान की प्राचीन लोक कला है। ये नृत्य पारंपरिक कहानियों और लोकगीतों को प्रदर्शित करता है। कठपुतली नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला है, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो देखिए, दक्षिण की गंगा कौन सी नदी? कावेरी नदी है, वो दक्षिण की गंगा कहलाती है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण भारत में कई राज्यों को जल प्रदान करती है और धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से अपनाई गई है? तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसदीय शासन प्रणाली है वो भारत में किस देश से अपनाई गई? ब्रिटेन से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली। तो देखिए, ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना, कौन से देश से हमने क्या ग्रहण किया है, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, ऐसे अलग अलग भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, इससे रिलेटेड पक्का एक क्वेश्चन आता है, तो ये सब आपको याद रखना है। तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। इसमें प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। किसका? कार्यपालिका का। संसदीय शासन प्रणाली में, संसद की जो प्रणाली है उसमें प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है। ये बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पाए जाते हैं, अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ये नारा दिया गया था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ये नारा इन्होंने दिया था। ये नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा का स्रोत बना था। बाल गंगाधर जी तिलक का ये नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो माउंट आबू में होती है। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है। सबसे ज़्यादा वर्षा राजस्थान में माउंट आबू क्षेत्र में होती है। एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान का माउंट आबू। यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। बिल्कुल, माउंट आबू में अरावली पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, इसी कारण ये हिल स्टेशन है एकमात्र राजस्थान का। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ? माउंट आबू में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो देखिए, नमक सत्याग्रह 1930 में स्टार्ट हुआ था
12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध करना था। तो ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो है अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 50 जिसमें कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 50 में, कार्यपालिका से इसे अलग करने का प्रावधान करता है। तो देखिए, आपको याद रखना है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 50। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। बंगाल विभाजन 1905 के समय में स्टार्ट हुआ था स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी रेगिस्तान की जीवन रेखा कहलाती है? कौन सी नदी कहलाती है? तो देखिए, जीवन रेखा राजस्थान में रेगिस्तान की जीवन रेखा लूनी नदी जो है वो रेगिस्तान की जीवन रेखा कहलाती है। राजस्थान की एकमात्र प्रमुख नदी जो थार मरुस्थल से होकर बहती है, अभी तो बोलते हैं मोस्टली ये लुप्त होने के आसार पर है। इसे रेगिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, लूनी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में कहाँ वर्णित किया गया है? तो देखिए, मूल अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 के अंतर्गत इनका उल्लेख मिलता है। मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद और भाग दोनों ही आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने अकबर के साथ संधि की थी? तो किस राजा ने अकबर के साथ संधि की? राजा मानसिंह ने अकबर के साथ संधि की थी। राजा मानसिंह अकबर के बहुत ही चहीते कहें सेनापतियों में से एक थे। अकबर के सेनापति मानसिंह के साथ इन्होंने संधि मुगल साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो राजा मानसिंह के साथ इन्होंने संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 के समय हुई थी। 1951 में क्या आई थी? पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और सिंचाई क्षेत्र को प्राथमिकता देना था। तो पहली पंचवर्षीय योजना अभी हमने देखा 51 से लेकर के 56 तक, 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना का उल्लेख है। अगला है, पिछवाई चित्रकला राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, पिछवाई चित्रकला है वो है नाथ द्वारा, राजसमंद नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। पिछवाई राजस्थान में नाथ द्वारा से संबंधित है। श्रीनाथ भगवान की पूजा से जुड़ी हुई है पिछवैया। तो ये भी आपको याद रखना है। नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। श्रीनाथ जी की पूजा से जुड़ी हुई है पिछवाई चित्रकला। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर देखें तो वो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि कहाँ? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? ये तो काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन की किसके द्वारा बुलाया जाता है। तो देखिए, बुलाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाते हैं। तो अनुच्छेद आपको याद रखना है 108 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर में राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघ संरक्षण उद्यान है, बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ये बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च शुरू हुआ था
1930 में स्टार्ट हुआ था। 1930 में दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए। और 1930 को हुआ था, डेट 12 मार्च 1930। और कब समाप्त हुआ? 24 दिन के उपरांत 6 अप्रैल 1930 को ये हुआ था। तो टोटल दिन अगर पूछे तो 24 दिन, मील अगर पूछे तो कितना 241 मील ये चले थे। और टोटल अनुयायी गांधी जी के साथ में कितने थे? 78 अनुयायी इनके साथ में थे गांधी जी के साथ में। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। 24 दिन तक चले थे, लास्ट 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। दांडी पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने कानून, नमक कानून तोड़ा था, उसका उल्लंघन किया था। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि रीड क्लियर करना है। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।